हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उत्पत्ति, या फिर कहा जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द लिबरल नेशनलिज्म। तो इसका मतलब निकलता है कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, यानी उदारवाद राष्ट्रवाद क्या है। इसका बच्चों आंसर बनता है, इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में लिबरलिज्म एंड द नेशनलिज्म स्टूड फॉर एन इंडिविजुअल फ्रीडम। तो 19वीं शताब्दी में जो उदार राष्ट्रवाद है यह दो चीज़ों पर काम कर रहा था। पहला है कि राष्ट्रवाद की स्वतंत्रता और एक इंसान की पर्सनल स्वतंत्रता, एंड अ नेशन इक्वलिटी, जो राष्ट्रीय स्तर पर दोनों को समान अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले। एंड इक्वली फॉर ऑल बिफोर लॉ, सभी लोग, जो संविधान है, कानून है, उसमें सभी को समानता मिले। लिबरलिज्म वर्ड इज़ द डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर विच मीन्स फ्री। तो यहाँ पर जो लिबरलिज्म है वह एक लैटिन शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द टर्म्स कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। ठीक है, तो इस पर जो क्वेश्चन बनता है, मतलब कह रहा है कि रूढ़िवादी पर आप लोग कुछ टिप्पणी लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए। द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिव हु बिलीव्ड इन द एस्टेब्लिशिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर जो रूढ़िवादी है, इस जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं वह विश्वास करते हैं किसी भी राज्य और समाज की पारंपरिक संस्थाओं की स्थापना के लिए। यानी कहने का मतलब है, यदि एक राज्य या समाज में कोई परंपरा चल रही है तो रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिज्म हैं वह उसकी जो है देखरेख करते हैं, उसको बनाए रखते हैं। उनकी विचारधारा वही होती है कि वह उसको बनाए रखें। तो क्वेश्चन बच्चा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द यूनिवर्सल सफ्रेज। तो यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सफ्रेज मीन्स द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स। तो सार्वभौतिक जो मताधिकार है, इसका मतलब है कि सभी जितने भी वयस्क हैं उन सभी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो सार्वत्रिक वयस्क जो मताधिकार है वो सभी पर लागू होना चाहिए, जितने भी एडल्ट्स होते हैं जो 18 साल के एबव हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन एलिगोरी। तो एलिगोरी क्या है? एलिगोरी इज अ सिंबल ऑफ नेशन। जो एलिगोरी है इसका जो अर्थ निकलता है रूपक होता है। ठीक है, तो एक तरह से किसी भी राष्ट्र का यह एक सिंबल हो सकता है। एंड एक्सप्रेसेस लिबर्टी, जो स्वतंत्रता को, लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, ग्रीड थ्रू अ पर्सन एंड थिंग्स। तो किसी भी इंसान के सोच, स्वतंत्रता, न्याय आदि को यह रिप्रेजेंट करता है। दे माइट एल्सो एक्ट एज पॉलिटिकल सेटायर। यह किसी भी इंसान को किसी राजनीतिक व्यंग के लिए भी उत्प्रेरित कर सकता है, यानी कि वे राजनीतिक व्यंग के रूप में कार्य कर सकता है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द abstract ideas and principles by the characters. Allegory plays a important role in the nation's building. तो जो एल्गरी रूपक है, या जो रूपक शब्द है, यह किसी भी राष्ट्र को बनने में मदद करता है। इसका महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली ड्यूरिंग द 1830। 1830 में यंग इटली नामक संस्था जो है, यह एक गोपनीय संस्था थी। इसका आविष्कार किसने किया या किसने बनाया था, निर्माण किसने किया था? तो ज्यूसेppe मैज़नी हैड फॉर्म यंग इटली।
जुसेफे जो मेजनी हैं वह यंग इटली नामक संस्था बनाए थे। 6 क्वेश्चंस। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ हेवल दैट टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830? 1830 के जुलाई में जो फ्रांस है वहाँ पर जो उथल पुथल हुआ था, इसका क्या परिणाम निकला था? ठीक है, तो आंसर बच्चों, द बुर्बो किंग्स वर ओवरथ्रो बाय द लिबरल रिवोल्यूशन। जो 1830 में जो क्रांति हुई थी, एक तरह से कहा जाए कि जो उथल पुथल हुआ था उसमें बुर्बो राजवंश जो राजशाही घराना था, जो एक तरह से कहा जाए निरंकुशतावाद पर विश्वास करता था, उसको उखाड़ फेंका गया और वहाँ पर जो है लिबरल रिवॉल्यूशन हो गया, यानी कि वहाँ पर जो है उदारवादी राष्ट्रवाद की स्थापना हो गई थी। मेंशन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो घोषणा हुई थी इसके बारे में उल्लेख करना है। इन 1789 नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, एंड द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लीड टू द ट्रांसफर ऑफ द sovereignty from the monarchy to a body of France citizen. The social conditions in France in the late 18th century were the extremely unequal and the exploitative. तो 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में रिवोल्यूशन आया, क्रांति हुई, तो उसी के साथ साथ जो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, उस समय जो है पॉलिटिकल, राजनीतिक और संवैधानिक चेंजेस हुए, और जो वहाँ का राजशाही जो संप्रभुता था वह फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय को स्थानांतरित हो गया था। उस समय 18वीं शताब्दी के आखिरी तक फ्रांस में बहुत अधिक मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में अनइक्वलिटी, मतलब कि वहाँ पर जो है सब कुछ जो है ना, कहा जाए कि अनइक्वल था, मतलब कि लोग जो है एक दूसरे से असमान व्यवहार कर रहे थे, यानी ऊंच नीच की भावना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। एंड एक्सप्लोटेशन, वहाँ पर जो है शोषणकारी मतलब विचारधाराएं भी चल रही थी। तो 18वीं शताब्दी के आखिरी तक वहाँ के जो लोग थे असामान्य जीवन जी रहे थे, और वहाँ पर जो उनका ना शोषण हो रहा था, एक तरह से कहा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वाज जेवलिन फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ द पर्सिया इन 1834? 1834 में जेवलिन नामक एक संस्था बनाई गई, इसका क्या मतलब था? टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंड्रेड मूवमेंट ऑफ गुड पीपल्स एंड कैपिटल्स। तो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था जेवलिन, जिसके माध्यम से निर्बाध तरीके से, या कहा जाए कि बिना रोक टोक के गुड्स, सामानों का, लोगों का और उनके कैपिटल्स का आवागमन निर्बाध तरीके से हो सकता था। तो जेवलिन एक तरह से देखा जाए तो एक सीमा शुल्क था। ठीक है, नेम द फीमेल एल्गरी रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस में रूपक के रूप में एक फीमेल को दर्शाया गया था, उनका नाम क्या था? यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें एक चित्र दिखाया गया था, उस चित्र में वो कौन थी जिनको जो है वहाँ के उदारवादी क्रांतिकारी लोग अपना जो है मार्गदर्शक मान रहे थे। द फीमेल एल्गोरी मैरिन रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस की जो रूपक के रूप में, एल्गरी के रूप में मान्यता मिली थी एक महिला को, वो थी मैरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस? तो बच्चों इसका आंसर बनता है सार्डिनिया पिडमॉन्ट।
सार्डिनिया और पिडमान वाज द रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस विली हाउस। जो प्रिंस वैली हाउस था उस पर जो सार्डिनिया पिडमान जो है शासन कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बचवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज द फंक्शनिंग इन द फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन इन ऑफ 1789। 1789 के पहले फ्रांस में किस प्रकार के गवर्नमेंट जो है फंक्शनिंग कार्य कर रही थी, ठीक है। 1789 से पहले वहाँ किस प्रकार की सरकार थी। चलिए इसका आंसर बनता है बच्चों, एब्सोल्यूट मोनार्की वाज द प्रिवेल्ड इन द फ्रांस बिफोर 1789। तो आप जानते ही हैं कि 1789 से पहले जो फ्रांस में राजशाही संप्रभुता वाली सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु होस्ट द कांग्रेस एट वियना इन 1815। तो 1815 में वियना का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वियना कांग्रेस जो हुआ था, उसको कौन होस्ट किया था। द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815। 1815 में जो वियना की कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस नेशन। तो किस ट्रीटी के अंतर्गत जो है ग्रीस को एक स्वतंत्र संप्रभु का दर्जा मिला था या फिर नेशन का उसको मान्यता मिली थी। तो बच्चों इसका आंसर है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड द ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। तो एक ट्रीटी हुआ था जो जिसका कहा जाता है ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुआ था, जहाँ से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशंस का वहाँ से मान्यता मिली थी। नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रांस का वह आर्टिस्ट कौन है जिसने अपने सपनों का एक संसार के रूप में एक सपना देखा था, वो कौन था। तो बच्चों उसका नाम था फ्रेडरिक सारियो। क्वेश्चन नंबर 15। What was the main reason for weavers to revolt against the contractor in Silesia 1845? सिलेसिया में 1845 में वहाँ के बुनकरों ने क्यों विद्रोह कर दिया था, कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ विद्रोह करने का रीज़न क्या था। तो बच्चों इसका आंसर है बहुत आसान है, इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रेस्टिकली रिड्यूस पेमेंट ऑफ द वीवर्स। तो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे बुनकरों का जो भी उनको पैसा मिलता था उनको रेट कम कर दिए थे, तो कम पैसे देते जिसके कारण से उन्होंने विद्रोह किया था। अच्छा 16वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति का मुख्य रीजन ये था कि फ्रांस के जो लोग थे उनको स्वतंत्र करना, खासतौर पर निरंकुशतावाद से, जो वहाँ पर निरंकुश सरकार थी उससे उनको निजात दिलाना था, इसलिए वो क्रांति हुई थी। चलिए 17वां क्वेश्चन बच्चों, व्हाट वाज द मेजर इश्यू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। तो जो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे उनका मेन मुख्य इश्यू क्या था। तो लिबरल नेशनलिस्ट हैड टेकन अप द स्टैंड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द क्लिकली प्रिविलेज। तो जो क्रांतिकारी थे फ्रांस में, उन्होंने मुख्य रूप से उनका जो कार्य था वह निरंकुशतावाद को ख़त्म करना, एक तंत्र को ख़त्म करना, और जो लिबकी विशेषाधिकार था जो उनके अपने लोग वहाँ पर शासन कर रहे थे, इनके खिलाफ जो है उनको आज़ादी मिलनी चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ पर जो है क्रांति कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815। 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो द मेन एम ऑफ वियना ट्रीटी वाज अनडूइंग द मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम
कम ड्यूरिंग द नेपोलियन वार्स, जब नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे जो युद्ध किया था, जो वहाँ के जो प्लेसेस थे, जो स्थान थे, जो उनका देश था, उसमें जो अनचेंजेस आ गए थे, जो चेंज उन्होंने कर दिया था उसको अनचेंज किया जाए, उसको पहले जैसा बनाया जाए, इसलिए ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना का मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन ने जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था उसको फिर पहले जैसा बना दिया जाए, इसलिए यह वियना कांग्रेस हुआ था। तो धन्यवाद बच्चों।